नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेवत सिंह आज एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि हम सामाजिक अध्ययन के लिए विशेष तौर पर एक नया कोर्स शुरू कर रहे हैं जो महत्वपूर्ण नोट्स हैं आरबीएसई और एनसीईआरटी की पुस्तकों के आधार पर बनाए गए। और इन पुस्तकों से इतने महत्वपूर्ण नोट्स बनाए हैं जिसको पढ़कर मैंने पूरे राजस्थान में 146वीं रैंक प्राप्त की और सिरोही जिले का टॉपर रहा। दोस्तों, मैं चाहता हूँ जिस प्रकार से मैं अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्शन लिया है मैंने, उसी प्रकार से आप भी सिलेक्शन लो और अपना लक्ष्य प्राप्त करो। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करना। शुरू करते हैं दोस्तों। इस प्रकार से देखिए, हम सामाजिक अध्ययन का सिलेबस एक बार देखते हैं। सामाजिक अध्ययन के सिलेबस में जो पहला बिंदु है इसमें है सिंधु घाटी सभ्यता। तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स हैं उसको पढ़ेंगे। अगर वो आप पढ़ते हो और याद हो जाते हैं तो मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ कि आपके 100% उसमें से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो भी एक दो प्रश्न आएंगे वो इसी नोट से आएंगे, इससे बाहर एक भी नहीं जाने वाला है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सन 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी भारत के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में हड़प्पा नामक स्थल जो रावी नदी के बाएं किनारे के रूप में है खोज की। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में भारत के पंजाब प्रांत, मतलब पंजाब प्रांत है पहले भारत विभाजित होने से पहले जो पाकिस्तान में पंजाब क्षेत्र है ये भी भारत का अंग था, और उस क्षेत्र में मांटगोमरी जिले में हड़प्पा नामक स्थल पर इसकी खोज की। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। आगे बढ़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम कौन कौन से? परीक्षा में पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम कौन कौन से हो सकते हैं। तो एक कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि काशी के बर्तन बहुत अधिक मात्रा में मिले। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, इसलिए उस स्थल को मानते हुए पूरी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा। सैंधव सभ्यता, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास होने के कारण सैंधव सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता। ताम्र युगीन सभ्यता, तांबे के अधिकतर वस्तुएं वगैरह मिलने के कारण ताम्र युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और व्यापार अधिक होने के कारण व्यापार प्रधान सभ्यता भी कहा जाता है। ये सभी नाम याद रखने हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के इतने अलग प्रकार के नाम हैं। आगे बढ़ते हैं। सन 1922 में राखलदास बनर्जी ने भारत के सिंध प्रांत लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो नामक टीले की खोज की। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? ये राखलदास बनर्जी ने की थी। और कब की थी? 1922 में की थी। अब बढ़ते हैं कि देखिए मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। इस टीले की खुदाई में 9 बार बसने और 9 बार उजड़ने के अवशेष मिले। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जो 9 बार उजड़ा और 9 बार बसा? तो यह है मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो का पूरा अर्थ क्या है? मुर्दों का टीला। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से अब तक 1500 स्थल खोजे गए। कितने खोजे गए? 1500 स्थल। उसमें से 900 स्थल भारत में हैं और 600 स्थल पाकिस्तान में हैं। यानी 1500 स्थल अब तक खोजे गए हैं, उसमें से 900 स्थल तो है भारत में और 600 स्थल है पाकिस्तान में। बढ़ते आगे। अब सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विशेषता है उसको पढ़ते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपनी योग्यता के अनुसार विभिन्न कार्य कर सकते थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा नहीं है कोई क्षुद्र है तो वो सफाई का काम करेगा या पशु जो मरा हुआ पशु है उसको ही फेंकेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्षुद्र है वो भी पढ़ सकता है, उपन्यास लिख सकता है, और जो उच्च जाति का है वो निम्न कार्य कर सकता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपनी योग्यता के अनुसार विभिन्न कार्य कर सकते थे। इस सभ्यता में नारियों का बहुत सम्मान था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी क्योंकि नारी का बहुत ज़्यादा सम्मान था इस सभ्यता में, याद रखना है। सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख कार्य कृषि व दूसरा प्रमुख कार्य पशुपालन था। यहाँ के लोग प्राकृतिक शक्तियों के उपासक थे। किसके उपासक थे? प्राकृतिक शक्तियों के। यानी प्राकृतिक शक्तियों में क्या आता है? जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी को माता मान लिया, पीपल है, पीपल पूजनीय थी, नीम, जल, सूर्य, अग्नि। कुल मिलाकर जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो प्राकृतिक शक्तियों पर ज़्यादा विश्वास करते थे। यानी जो प्राकृतिक शक्तियाँ थी उनको ही उपासक थे। आगे बढ़ते हैं। यह एक नगरीय सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? नगरीय। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय। ग्रामीण नहीं थी, नगरीय थी। जो सुव्यवस्थित सड़क प्रणाली व मकान शौचालय बने हुए थे। सिंधु सभ्यता का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया जो उसकी समकालीन सभ्यता थी, मिस्र, सुमेर, सीरिया आदि से था। बढ़ते आगे। देखिए, महत्वपूर्ण है
रीट 2022 में पूछा गया था कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल है वो कहाँ के हैं। मतलब आपको ये बताना है कि कौन सा स्थल, इतना ज़्यादा ये सारणी देख के आपको ऐसा घबराना नहीं है। इस सारणी को देखकर यही आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सभ्यता कौन से देश में है। यानी हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान में। इस प्रकार से, और इसकी खोज किसने की, ये बड़ी बड़ी बातें याद रखनी है। जैसे हड़प्पा से स्थल है, इसकी खोज कब हुई थी, 1921 में। कौन सी नदी के किनारे, रावी। स्थान कौन सा है, पाकिस्तान में। किसने की थी, दयाराम साहनी ने। दूसरे मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, 1922। कौन सी नदी, सिंधु। कहाँ पर है, पाकिस्तान। किसने की थी, राखलदास बनर्जी। तीसरा है सोहनदड़ो, खोज कब हुई थी, 1931 में। कौन सी नदी, सिंधु। कहाँ है, सिंध पाकिस्तान। किसने की थी, गोपाल मजूमदार। कालीबंगा की खोज कब हुई थी, 1952-53 में। कौन सी नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। कौन से स्थान पर, हनुमानगढ़ राजस्थान में। और किसने की थी, ए घोष ने। उत्खनन किसने किया था, बीबी लाल BK थापर ने। कोटडीजी की खोज कब हुई थी, 1953 में। कौन सी नदी के किनारे, सिंधु। और स्थान कौन सा है, सिंध पाकिस्तान। और किसने की थी, फजल अहमद। अब आगे बढ़ते हैं। रंगपुर की खोज कब हुई थी, 1953-54 में। कौन सी नदी के किनारे, मादर। कहाँ पर है, गुजरात में। और किसने की थी, रंगनाथ राव ने। यानी रंगपुर रंगनाथ राव, ऐसे याद रखना है। रोपड़ सभ्यता ये 1953-56 में। कौन सी नदी के किनारे, सतलज कहाँ बहती है, पंजाब में। और किसने की थी, यज्ञदत्त शर्मा ने। लोथल सभ्यता की खोज कब हुई थी, 1955 में। कौन सी नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। कहाँ आया हुआ है, गुजरात में। किसने की थी, रंगनाथ राव ने। आलमगीरपुर की खोज किसने की थी, कब की थी, 1958 में। कौन सी नदी के किनारे, हिंडन। कहाँ आया हुआ है, उत्तर प्रदेश। किसने की थी, यज्ञदत्त शर्मा। शुतका गेंडोर की खोज कब हुई थी, 1927 में। कौन सी नदी, दास्क नदी। कौन से देश में, पाकिस्तान में। किसने की थी, ओरेज स्टाइल और जॉर्ज डेल्स ने। बनवाली की खोज कब हुई थी, 1974 में। कौन सी नदी के किनारे, रंगोई। कहाँ है, हरियाणा में। किसने की थी, रविंद्र सिंह बिष्ट। धोलावीरा की खोज 1990-91 में। कहाँ पर है, गुजरात में। किसने की थी, रविंद्र सिंह बिष्ट। ये तो थी सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण सभ्यता थी। और ये सभ्यता आपको याद रखनी है कि कौन सी सभ्यता कौन से जिले में है या कौन से राज्य में है और कौन से देश में है। इसको विशेष तौर पर याद रखना है। विशेष तौर पर भारत में कौन सी सभ्यता है और पाकिस्तान में कौन सी सभ्यता है, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। जो प्रमाणित तिथि कौन सी मानी गई है सिंधु सभ्यता की, 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। कुछ किताबों में 2350 से 1700 ईसा पूर्व लिखा हुआ है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, मोटी मोटी तौर पर है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। अब हम देखते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका विस्तार कितना है, कहाँ से कहाँ तक है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो पूर्व दिशा है, इस पूर्व दिशा में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में आया हुआ है। वहाँ पर हिंडन नदी है, इसके किनारे आलमगीरपुर पूर्व में है, तो पश्चिम में है शुतका गेंडोर जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। कौन सी नदी के किनारे है, दास्क नदी के किनारे। ये कितनी लंबाई है इसकी, 1600 किलोमीटर। और उत्तर में देखेंगे तो उत्तर में मादा जम्मू कश्मीर, कौन सी नदी के किनारे, सिनाब नदी के किनारे। और दक्षिण में दियामाबाद महाराष्ट्र में, और कौन सी नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे। तो ये कुल मिलाकर ये सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। पूर्व से पश्चिम का विस्तार है 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण का विस्तार है 1400 किलोमीटर। ये बात याद रखनी है। और ये इसका विस्तार लगभग कितना लाख वर्ग किलोमीटर में, तो यह 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता कितने लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। इसको याद रखना है विशेष तौर पर। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण पॉइंट है, स्वतंत्रता के बाद सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। कहाँ खोजे गए, गुजरात में। स्वतंत्रता के बाद में सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए, गुजरात में। और एक महत्वपूर्ण है लोथल और सूरकोतरा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। बंदरगाह का मतलब क्या होता है, जहाज़ों का जो परिवहन होता है, समुद्र के माध्यम से व्यापार करना। तो इससे संबंधित जो लोथल गुजरात में है, लोथल व सूरकोतरा क्या थे, बंदरगाह थे। क्या थे, बंदरगाह। परीक्षा में आमतौर पर पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जो बंदरगाह था, तो लोथल और सूरकोतरा याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला, कालीबंगा में मिला। कहाँ मिला, कालीबंगा में। याद रखना है, जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला। विशाल अननागार, यानी जहाँ गेहूं को रखा जाता है, विशाल अननागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत है। यानी मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत मिली जो विशाल अननागार थी, जहाँ पर अनाज वगैरह रखे जाते थे। अब हम विदेशी व्यापार के बारे में देखते हैं। विदेशी व्यापार सिंधु सभ्यता के कहाँ से थे और कौन से सत्र से क्या सिंधु सभ्यता में मंगाया जाता था, कौन सा आयात किया जाता था। देखिए, एक लाजवत पत्थर होता है, लाजवत पत्थर। ये सिंधु सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया से मंगाते थे। कहाँ से मंगाते थे, मेसोपोटामिया। परीक्षा में पूछा जाता है सिंधु सभ्यता के लोग लाजवत पत्थर कौन से देश से आयात करते थे, तो मेसोपोटामिया से।
टीन, जो टीन होता है, टीन, वो टीन कहाँ से आयात करते थे? अफगानिस्तान और ईरान से। सोना कहाँ से लाते थे? कर्नाटक से दक्षिण में। और चांदी कहाँ से लाते थे? अफगानिस्तान से। और तांबा कहाँ से लाते थे? खेतड़ी और बलूचिस्तान से। ये मोटे तौर पर जो आयातित वस्तु थी वो कहाँ से मंगाते थे, इससे संबंधित कुछ प्रश्न आए तो आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, वृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक स्मारक है। बहुत बड़ा स्नानघर मिला, कहाँ पर मिला? मोहनजोदड़ो से। परीक्षा में पूछा जाता है वृहत स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? कौन से? मोहनजोदड़ो। ये सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ से वृहत स्नानागार मिला? तो ये है मोहनजोदड़ो। लोथल व कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले। इंपॉर्टेंट है, अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल और कालीबंगा। लोथल और कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए, यानी वहाँ यज्ञ वगैरह होते थे। अब हम मोहनजोदड़ो से एक सील मिली जिस पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ थे की मूर्ति मिली, जिसके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। याद रखना है, मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति मिली, एक सिक्का मिला, सील पर एक सिक्का मिला, उसके 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ का चित्र बना हुआ था और इस मूर्ति के चारों ओर 4 पशु थे। 4 पशु कौन कौन से थे? याद रखना है, ये 4 पशु पूछ सकते हैं परीक्षा में आपको। एक तो याद रखना है हाथी, एक हाथी याद रखना है, एक गेंडा याद रखना है, एक चीता याद रखना है और एक भैंसा याद रखना है। ये चारों के चारों आपको याद रखने जरूरी है, क्योंकि इससे ही संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, मोस्ट है। दोस्तों, ये जो नोट्स है ये एनसीईआरटी और आरबीएसई दोनों के मिक्स नोट्स हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण गाइड है या कुछ महत्वपूर्ण ऑथेंटिक किताबें उससे भी लिए गए हैं। तो आपको इनको पढ़ने के बाद में आपको सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित दूसरा कोई चैप्टर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मैं समझता हूँ। आगे बढ़ते हैं। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से मिली। परीक्षा पूछा जाता है नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। याद रखना है। मन के बनाने का प्रमाण लोथल व सोनजोदड़ो से मिला, याद रखते जाना है। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है? भाव चित्रात्मक है, मोस्ट है दोस्तों। सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी है? भाव चित्रात्मक, मोस्ट है, जो दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती है। आमतौर पर अब हम लिपि लिखते हैं, जैसे देवनागरी लिपि होगी या हिंदी की लिखते हैं तो ये बाई ओर से दाई ओर लिखते हैं, लेकिन वो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि हमें प्राप्त है तो ये सिक्कों के माध्यम से या किसी अभिलेख के माध्यम से, तो वो दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती थी। और कौन सी थी? वो भाव चित्रात्मक थे, इन्हें भावों को समझा जाता था। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता नगरों और घरों के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। यानी ग्रिड पद्धति क्या होती है? ऐसे, इस प्रकार से ग्रिड पद्धति के माध्यम से सिंधु सभ्यता के नगर बसाए हुए थे। और इस प्रकार से जो वर्तमान में आधुनिक नगर जो हम वर्तमान शहरों में देखते हैं, उसी प्रकार से इतने साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसी नगरीय शानदार नगरीय सभ्यता थी। बढ़ते हैं आगे। तो कौन सी पद्धति थी सिंधु सभ्यता के नगरों और घरों की? ग्रिड पद्धति, याद रखना है दोस्तों, मोस्ट है। आगे बढ़ते हैं। लोथल नगर के घरों का दरवाजा मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे, बाकी किसी नगर के सड़क की तरफ नहीं खुलते थे। देखिए दोस्तों, लोथल एक अलग ही है, अपवाद के रूप में है सिंधु सभ्यता का स्थल, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी स्थल मिले उनके जो मुख्य घर के जो दरवाजा होता है, जो घर का मुख्य दरवाजा होता है, वो सड़क की तरफ नहीं खुलता था, बल्कि सड़क की पीछे यानी साइड वाली गली में खुलता था। लेकिन लोथल में ऐसा नहीं है। लोथल में मुख्य जो सड़क मार्ग है उस पर ही मकान बने हुए हैं और सड़क की तरफ ही दरवाजे लगे हुए हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। लोथल नगर घरों का दरवाजा मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे, बाकी किसी नगर की सड़क की तरफ नहीं खुलते थे, याद रखना है साथ साथ में। बढ़ते आगे। देखिए, सिंधुवासी की मुख्य फसल कौन सी थी? गेहूं और जौ। सावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ मिले? लोथल से प्राप्त हुए। और सूर कोतड़ा से घोड़े के अस्थि पंजर मिले, यानी घोड़े के साक्ष्य कहाँ मिले? घोड़े की अस्थि पंजर मिले, जिससे पता चलता है कि घोड़े से भी परिचित थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। कहाँ से हमें मिलते हैं प्रमाण? सूर कोतड़ा कहाँ आया हुआ है? गुजरात में, याद रखना है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित, मेसोपोटामिया में एक अभिलेख मिला और अभिलेख में एक मेलुआ शब्द का जिक्र है। किसका जिक्र है? मेलुआ। जो मौर्य थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मौर्य वगैरह प्राप्त होती है उसमें मेलुआ शब्द का जिक्र अधिकतर देखा जाता है और मेलुआ शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुआ शब्द सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुआ भी कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। किसके वर्ग में? हाथों में था, वणिक वर्ग के। एक पिगट नाम के महान विद्वान थे, उन्होंने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा? पिगट ने। किसने कहा था? पिगट ने, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के नगरों में मंदिर के अवशेष नहीं मिले। महत्वपूर्ण है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता को हम पढ़ते हैं तो उसमें मंदिर के अवशेष नहीं है, बल्कि वो प्राकृतिक शक्तियों के उपासक है। जैसे सूर्य हो गया, पृथ्वी हो गया, पेड़ पौधे, उनको पूजते। वो मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते हैं, वो प्राकृतिक शक्तियाँ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनके उपासक ज़्यादा रहे। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में मंदिर के अवशेष नहीं मिले। आगे बढ़ते हैं।
सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में माता को सर्वोच्च स्थान था। मातृ देवी की पूजा या उपासना, यानी माता को बहुत ही सम्मानित दृष्टि से देखा जाता था और स्त्रियों को बहुत ही सम्मानित तरीके से उनके साथ में व्यवहार होता था। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को मातृ सत्तात्मक थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी थी? मातृ सत्तात्मक। आगे बढ़ते हैं। कनिंघम एक पुरातत्वविद थे। भारतीय पुरातत्वविद का जनक कहा जाता है? किसको कहा जाता है? कनिंघम को। C.L. कालाइल को राजस्थान पुरातात्विक विभाग के जनक कहा जाता है, यानी कनिंघम को क्या कहता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? कनिंघम को। और राजस्थान के पुरातत्व विभाग के जनक किसे कहा जाएंगे? C.L. कालाइल को। याद रखना है दोस्तों। सन 1947 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर R.E.M. वलियर थे। याद रखना है, मोस्ट है। रीट 2022 में पूछा गया था। सन 1947 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर R.E.M. वलियर थे। बढ़ते आगे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः भूमध्य सागरीय एवं निर्माता संभवतः द्रविड़ थे। कैसे थे? द्रविड़। दयाराम सानी जयपुर रियासत के पुरातत्व विभाग के निर्देशक थे। साथ साथ में याद करते जाना दोस्तों, आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे ये नोट्स। ये मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ। अगर ध्यान से इसको एक बार, दो बार, तीन बार लगातार पढ़ा तो याद हो जाएगा आपको। देखिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक अभिलेख युक्त मौर्य हड़प्पा से। देखिए दोस्तों, अभिलेख युक्त, परीक्षा पूछा जाता है कि अभिलेख युक्त मौर्य कहाँ से प्राप्त होती है? सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक अभिलेख, यानी उस पर कुछ लिखा हुआ है तो ऐसे अभिलेख युक्त मौर्य कहाँ से प्राप्त होती है? हड़प्पा से। लेकिन सर्वाधिक मौर्य, ऐसे सिंपल मौर्य, सर्वाधिक मौर्य कहाँ से प्राप्त होती है? मोहनजोदड़ो से। परीक्षा में ऐसे पूछा जाता है कि सर्वाधिक अभिलेख युक्त मौर्य कहाँ से प्राप्त होती है, तो आपको लिखना है हड़प्पा से। अगर ऐसे पूछ ले कि सर्वाधिक मौर्य सिंधु घाटी सभ्यता से कौन से स्थान से प्राप्त होते हैं, तो मोहनजोदड़ो लिखना है। मोहनजोदड़ो में कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले, वो हड़प्पा से बहुत मिले। यानी मोहनजोदड़ो में कब्रिस्तान के कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे कब्रिस्तान के साक्ष्य है। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो में अपने दुर्ग थे। आगे बढ़ते हैं। सौंदड़ो एकमात्र सिंधु सभ्यता का स्थल है जहाँ दुर्ग के अवशेष नहीं मिले, वो वक्राकार ईंटें मिली। यानी सौंदड़ो ऐसी सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता का जहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ ऐसा स्थल है जहाँ दुर्ग के अवशेष नहीं मिले। बाकी सभी जगह क्या है? दुर्ग के अवशेष मिले। जॉन मार्शल ने गोदीवाड़ा को प्राचीन काल का सबसे बड़ा आश्चर्य माना। यानी जो गोदीवाड़ा जो गुजरात में है उसको सबसे बड़ा आश्चर्य किसने कहा? जॉन मार्शल ने कहा। आगे बढ़ते हैं। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा। यानी जुड़वा राजधानी तो किसने कहा है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा था? पिगट महोदय ने। और दशरथ शर्मा ने क्या कहा है कि जो राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सभ्यता है को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा। कौन सी राजधानी कहा? तीसरी। कालीबंगा के मकान कच्ची ईंटों से बने हैं, इसलिए इसे कालीबंगा को दिनहीन बस्ती कहा गया। यानी गरीब लोग ज़्यादा रहते थे, इसलिए जहाँ पर कालीबंगा सभ्यता ऐसे तो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, लेकिन यहाँ पर जो ईंट है वो कच्ची ईंटों से मकान बने हुए हैं, इसलिए इसे दिनहीन बस्ती कहा गया। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में लोथल और सूरकोतड़ा ऐसे नगर हैं जिनके पूर्वी और पश्चिमी टीला एक ही परकोटे से घिरा है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल और सूरकोतड़ा जो दोनों बंदरगाह हैं, और इस दोनों बंदरगाहों में पूर्व और पश्चिमी टीला एक ही परकोटे से बना हुआ है। देखिए दोस्तों कैसे होता है, दो टीले होते हैं मुख्यतः। कितने टीले होते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में? दो टीले। ऐसे कोई नगर है तो दो टीले, एक टीला ये रहा, एक टीला ये रहा पूर्व, ये रहा पश्चिम। यानी पश्चिम की तरफ तो जो रईस लोग होते थे, जो अमीर लोग होते थे, वो रहते थे, और इसके चारों तरफ कोट बना हुआ था, यानी दुर्ग बना हुआ था। और इस तरफ सामान्य जनता रहती थी। सामान्य जनता जिसके दुर्ग वगैरह बना हुआ नहीं था, उनके लिए सुरक्षा महत्वपूर्ण नहीं थी। महत्वपूर्ण थी सुरक्षा जो अमीर व्यक्ति जो थे उनके लिए महत्वपूर्ण थी सुरक्षा। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसे ही स्थल मिले। यानी एक तरफ जो पूर्व में है वो सामान्य जनता रहती थी, उनके लिए दुर्ग की कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन जो पश्चिम में है, जहाँ पर जो अमीर लोग रहते थे, उनके लिए चारों तरफ दुर्ग की व्यवस्था थी। यानी उनके लिए जो सुरक्षा के लिए दुर्ग बना हुआ था, परकोटा बना हुआ था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल और सूरकोतड़ा ऐसे नगर हैं जिनके पूर्वी और पश्चिमी टीला एक ही परकोटे से घिरा हुआ है। यानी ये टीला ये दोनों टीले एक परकोटे से घिरे हुए हैं। कहाँ पर? लोथल और सूरकोतड़ा। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में 3 सामाजिक वर्ग रहते होंगे। कितने रहते होंगे? 3। आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा से एक बच्चे का शव मिला। जो कालीबंगा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता की जो कालीबंगा सभ्यता है हनुमानगढ़ जिले में, वहाँ पर एक बच्चे का शव मिला जिसकी खोपड़ी में 6 छेद है। कितने छेद हैं? 6। इसे हाइड्रोसिफिलिस शल्य चिकित्सा द्वारा नामक बीमारी के निदान का प्रयास माना गया है। यानी उस समय भी शल्य चिकित्सा करते थे और हाइड्रोसिफिलिस नाम की बीमारी के निदान का प्रयास करते थे। कहाँ से मिला? एक बच्चे की खोपड़ी मिली, उस पर 6 छेद मिले। कहाँ से मिला? ये हमारे राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले से जो कालीबंगा सभ्यता है वहाँ से मिला। याद रखना साथ साथ में।
हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपके लिए परीक्षा में रामबाण ये वीडियो साबित होगा। सिंधु सभ्यता को लोहे की जानकारी नहीं थी, यानी सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं उनको लोहे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लोहे का उनको पता नहीं था। वो तांबे से, कांसे से ज़्यादा संपर्क में थे, लेकिन लोहे की इनकी जानकारी का अभाव था। विश्व में कृषि का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला? मेहरगढ़ बलूचिस्तान में। कहाँ से मिला? विश्व में पहला कृषि का साक्ष्य कहाँ मिला? मेहरगढ़ बलूचिस्तान में। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम कक्षा 6 की पुस्तक में कुछ महत्वपूर्ण नोट्स थे, उसको पढ़ते, जो मैंने कलेक्ट किए हैं। देखिए, सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे लगभग 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर फले फूले। समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा व उसकी सहायक नदियों के दक्षिण में इन नदियों के आसपास वाले क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार नाम से जाना जाता था, और इसके शासक शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मेन्यू स्क्रिप्ट शब्द लेटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ है हाथ से निकला, और ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुरुज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। देखिए दोस्तों, लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान में अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ। यह अशोक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी आरामाइक नाम के 2 लिपियों या भाषाओं में है। कृषि का आरंभ कब हुआ था? 8000 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता में प्रथम नगर 4400 वर्ष पूर्व, और गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व, वर्तमान में लगभग 2000 वर्ष पूर्व। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विकास लगभग 4700 साल पहले हुआ। कितने साल पहले? 4700। विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से मिला। इसमें पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई। इसमें पानी कुओं से निकालकर भरा जाता, शायद विशेष अवसरों पर स्नान करते थे। यानी कोई बड़ा पर्व वगैरह होता था तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला, वो उसको कुओं से पानी ले लेके उसको भरते थे और फिर वहाँ पर स्नान वगैरह करते थे। आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले। हड़प्पा के लोग लिपिक मोहरों पर लिखते थे, यानी हड़प्पा की लिपि अधिकतर किस पर मिलती है? मोहरों पर। याद रखना है, हड़प्पा लिपि किस पर लिखी जाती है? पत्रों पर नहीं लिखी गई है। अधिकतर जो हड़प्पा की लिपि जो अभिलेख वगैरह है वो मोहरों पर ज़्यादा लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा से मिली सबसे बड़ी आकर्षण वस्तुओं में मन के बाट और फलक हैं। यहाँ के लोग पत्थर की मोहर बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्य जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। मोहनजोदड़ो से पत्थर से बनी बड़ी मूर्ति मिली, जिस पर व्यक्ति को कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। पत्थर से एक बड़ी व्यक्ति की मूर्ति कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से मिली थी। मोस्ट है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। कितने साल पहले? 7000 साल पहले। यानी सर्वप्रथम खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं की चिपके हुए मिले। पकी मिट्टी और फेंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। महत्वपूर्ण है, फेंस क्या है? परीक्षा में पूछा गया था रीट 2022 में। फेंस क्या है? ये एक कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों से सोन को गोद में मिलाकर इनकी वस्तुएं बनाई जाती थी, और उसके बाद में वस्तुओं पर चिकनी परत चढ़ाई जाती थी, और इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फैन से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात राजस्थान और पश्चिमी एशियाई देश ओमान से करते थे। टीन कहाँ से करते थे? ईरान से, अफगानिस्तान से। टीन ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। सोने का आयात कहाँ से होता था? कर्नाटक से। और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था, जैसा कि हमने आगे पढ़ा था। देखिए, हड़प्पा के लोग जुताई के लिए हल का प्रयोग करते थे, जो लकड़ी के होते थे। गाय, भैंस, भेड़, बकरियां आदि पालते थे। याद रखना है। साथ में कच्छ के इलाकों में खदीर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। कच्छ जो गुजरात में है, वहाँ पर धोलावीरा नाम का नगर बसा हुआ है। और यह धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभाजित है। यानी हड़प्पा सभ्यता के नगर कितने भागों में विभाजित हैं? 2 भागों में। लेकिन ये धोलावीरा एकमात्र ऐसा नगर है जो 2 भागों में नहीं है, बल्कि कितने भागों में है? ये 3 भागों में है। कितने भागों में है? 3 भागों में। यहाँ देख सकते हो आप, सिंधु सभ्यता के जितने भी स्थल थे वो 2 भागों में बांटे गए थे, लेकिन
जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो धोलावीरा नगर है वो 3 भागों में विभाजित बांटा गया मिला। यानी वही धोलावीरा नगर 3 भागों में बांटा गया था और इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाकर बन गई थी और इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों से हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों के पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि हड़प्पा के लेख मोर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, पूरी हड़प्पा सभ्यता है, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में जो अभिलेख थे वो मोहरों पर प्राप्त होते, लेकिन धोलावीरा एकमात्र ऐसा स्थान है जो गुजरात में है, सिंधु घाटी सभ्यता का ही स्थल है। वहाँ पर 3 भागों में उसको विभाजित किया हुआ है और वहाँ पर एक विशाल मैदान भी मिला। और इस हड़प्पा सभ्यता में अधिकतर जो स्थान थे वहाँ पर मोहरों पर जो अभिलेख मिलते थे, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में लकड़ी में जड़ा गया एक अभिलेख था, उस पर जो पत्थर पर खुदा हुआ पाया गया। ये एक महत्वपूर्ण है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। साबरमती की एक उप नदी के किनारे लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। पत्थरों, शंखों, धातुओं से बनाई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था और इस भंडार गृह में कई मोहरे और मुद्रांकन था। मोहरबंदी गीली मिट्टी में दबाने से बनी छाप मिले। लगभग आगे बढ़ते हैं। लगभग 3900 साल पहले नगरों का समाप्त होना शुरू हुआ। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण है, नहरों के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कौन से सिंधु सभ्यता के स्थल से हमें मिलती है? तो सोतुगाई अफगानिस्तान से प्राप्त होती है और सरस्वती नदी जहाँ बहती थी अब वो लुप्त हो गई है, वो क्षेत्र क्या कहलाता है? विनशिप। महत्वपूर्ण है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जहाँ सरस्वती नदी बहती थी अब आप वो नदी क्या हो गई है? विलुप्त हो गई है, भूमिगत हो गई है, तो उस क्षेत्र को क्या कहेंगे? विनशिप कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी और उसके बाद में उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस परत से रंग नीले, हल्के, समुद्री हरे होते थे। फेंस से मन के चूड़ियाँ, वाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो दोस्तों, ये फेंस महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की जानकारी मोहरों से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? मोहरों से प्राप्त होती है। देखिए दोस्तों, ये था सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स, जो एक क्रीम था, जो कक्षा 6 से 12 तक, चाहे आरबीएसई हो चाहे एनसीईआरटी हो, इन दोनों का मिक्स था। और इतना महत्वपूर्ण नोट्स है कि इसमें से ही आपके परीक्षा में जो रीट का एग्जाम होगा उसमें सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और इस नोट्स के अलावा बाहर से नहीं आएगा। पिछला पेपर आप उठा के देख सकते हैं, पिछले पेपर में भी इसी नोट से प्रश्न आए थे और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ अगर आप इसको रेगुलर पढ़ोगे, यानी 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। हालांकि थोड़ी टेक्निकल इश्यू है, थोड़ी पढ़ने में आपको समस्या हो सकती है। बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपको क्लास ली जाएगी। थोड़ी दिन के लिए मैं समाप्त रहती हूँ, इंतजाम नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर हम बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।